इस वीडियो में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने से ही थोड़ा सा और थ्योरी और क्लियर होते चलेगा आपका। तो चलिए देखते हैं सवाल पहला। मान लीजिए कि 2 किलोग्राम का एक बॉडी है, 2 किलोग्राम का एक बॉडी है, सरफेस स्मूथ है, एकदम सरफेस एकदम स्मूथ है, पूरा स्मूथ। तो 2 किलोग्राम का बॉडी है, एक स्मूथ। इस चैप्टर में हम बोले या ना बोले आपको समझ जाना कि सरफेस स्मूथ है। तो 2 किलोग्राम के बॉडी पर अगर हम मान लिया फोर्स लगाएं 10 न्यूटन और आप बताएं कि बॉडी में एक्सीलरेशन क्या है, तो बहुत सिंपल सवाल है कि आप 10 न्यूटन फोर्स लगाए हैं 2 किलोग्राम के बॉडी पर, तो एक्सीलरेशन कितना होगा? बोले 10/2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सीलरेशन है। और अगर ये रेस्ट से चलना शुरू किया है, सवाल में सब दिया हुआ रहेगा कि रेस्ट से चलना शुरू किया, आपने 10 न्यूटन का इस पर फोर्स लगाया है, तो बताओ कि 3 सेकेंड में इसका स्पीड क्या हो जाएगा? 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ही चलेगा? 10 मीटर चलने के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? बहुत तरह के सवाल से पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी में एक सवाल पूछा जाए पहला कि आफ्टर 3 सेकेंड फाइंड वेलोसिटी, कि बताइए कि 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगा? लगाइएगा v बराबर u प्लस AT हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। मान लो आपसे पूछा जाए कि आफ्टर या इन 3 सेकेंड फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल, बताइए कि 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? लिखेंगे s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, आ जाएगा आंसर इसका। मान लीजिए इसमें सवाल पूछा कि 25 मीटर चलने के बाद वेलोसिटी क्या होगा? फाइंड वेलोसिटी आफ्टर ट्रेवलिंग 25 मीटर। 25 मीटर चलने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा? लगाया फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 a के जगह 5 और s के जगह 25, फिर यहाँ से v का मान निकाल लेंगे। तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला जो फार्मूला है ना, इस पर रिलेटेड सवाल इसमें रह सकता है। पहले क्या था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कि एक्सीलरेशन दिया होता था। अब इस चैप्टर में बस इतना ही ध्यान रखना कि एक्सीलरेशन हमको निकालना है, और जब एक्सीलरेशन निकाल लेंगे उसके बाद क्वेश्चन को इसी समय घुमाते रहेगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में लेके चला जाएगा, बहुत कुछ पूछेगा आपसे। इसीलिए हम इस बार ये पहला सवाल था इसलिए हम करके दिखा दी। सब बात कि बेसिक बात बता रहे हैं, करके दिखाना कि आपको पता होगा इस सब बात। तो बस हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो मैंने आपको करके दिखाने जा रहे हैं चैप्टर में, बस एक्सीलरेशन निकाल के दिखाई, और एक्सीलरेशन निकाल के जब दिखा दिया जाएगा, मैंने एक्सीलरेशन निकाल लिया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन का ये सब हिस्सा हो सकता है, आगे क्वेश्चन को बढ़ाया जा सकता है इस तरीका से कि कितना वेलोसिटी होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इतना दूरी चलने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा। मैंने पूरे के पूरे सवाल को मोशन इन स्ट्रेट लाइन में डाला जा सकता है। तो मेन मुद्दा क्या है पूरे चैप्टर में हमें निकालना? एक्सीलरेशन। इसीलिए हम लोग ज़्यादा बहस करेंगे, एक्सीलरेशन निकालने की ओर ध्यान देंगे हम लोग। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक 2 किलोग्राम का एक बॉडी है, ग्राउंड पर रखा हुआ है, कितना फोर्स लगाया जाए? इस 2 किलोग्राम के बॉडी पर ऊपर की ओर कितना फोर्स लगाया जाए ताकि एक्सीलरेशन फोर्स बराबर व्हाट इफ इट्स एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बॉडी पर ऊपर की ओर कितना फोर्स लगाया जाए ताकि इसका एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए? इस बॉडी पर ऊपर कितना फोर्स लगाया जाए ताकि इसका एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए? एक नज़र में बच्चा को ऐसा लगता है कि ऐसे समझिए कि 2 किलोग्राम का एक बॉडी है, इस पर आप कितना फोर्स लगाइएगा ताकि इसका एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल हमें समझ में आता है कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, तो 2 दूनी 4।
4 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो बॉडी में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन आ जाएगा। यहाँ ये बात सही है, लेकिन इसमें क्या गड़बड़ी है कि 2 किलोग्राम के बॉडी पर कितना फोर्स लगाया जाए ताकि 2 का एक्सीलरेशन आ जाए। इसमें 2 किलोग्राम के बॉडी का एक अपना तो वेट है ना 20 न्यूटन। इस 2 किलोग्राम के बॉडी का अपना वेट है 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन तो अगर लगाइएगा ऊपर की ओर 20 न्यूटन तो बॉडी चलने को सिर्फ तैयार होगा। इसलिए 20 न्यूटन के बाद 2 और 2 दूनी 4 न्यूटन और लगाना पड़ेगा, तब जाकर इसमें एक्सीलरेशन आएगा 2 का। समझिए पहले इसमें क्या था कि 4 लगाया सीधे आ गया एक्सीलरेशन, क्योंकि उसमें कोई रोकने वाला नहीं था पीछे। इसमें जब ऊपर लेके जाएगा 2 के एक्सीलरेशन से तो रोकने वाला है 20। तो इस सवाल को ऐसे सॉल्व कीजिए कि मान लिया आप कितना फोर्स लगा रहे हैं ऊपर AF, और पीछे रोकने वाला कौन है 20। इसका मतलब ऊपर ले जाने वाला कौन है, बोले F माइनस 20। अब जितना ऊपर लगाइएगा वो पूरा का पूरा बॉडी को ऊपर ले जाने में काम नहीं कर रहा है। उसमें से 20 तो बॉडी को सिर्फ चलने के लिए तैयार करने में काम आया। अब 20 से जितना ज़्यादा लगेगा वही फोर्स बॉडी में एक्सीलरेशन देगा ऊपर की। तो F माइनस 20 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, इसलिए F बराबर हो जाएगा 24 न्यूटन। इसलिए जब कभी ऊपर ले जाने वाली बात रहे ना तो उसमें ध्यान देना होता है कि जितना बॉडी का वेट है ना उससे एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा उतना, तब जाकर के बॉडी में एक्सीलरेशन ऊपर क्यों रहेगा। अगर इस वेट के बराबर लगाएगा तो बॉडी चलने को सिर्फ तैयार होगा, उससे कम है तो हिलेगा भी नहीं ऊपर की ओर। इसी के सवाल को सॉल्व करते हैं। बेस और एक्स्ट्रा मास इंटू एक्सीलरेशन, 20 4 24। मान लीजिए सवाल है कि यहाँ पर M1, यहाँ पर M2, यहाँ पर M3 है और तीनों एक रस्सी से जुड़ा हुआ है। तीनों एक रस्सी से जुड़ा हुआ है। सरफेस स्मूथ है, ये कहने का जरूरत नहीं कि सरफेस स्मूथ है। और आगे फोर्स लगाया गया F। क्वेश्चन है कि फाइंड एक्सीलरेशन। हाँ, हम ये क्वेश्चन को थोड़ा आसान कर सकते हैं कि F का मान दे दें 10 न्यूटन, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ऐसे तो बना सकते हैं आसानी से। लेकिन हम लोग जान के लिख रहे हैं M1, M2, M3 ताकि आपको लगे कि थ्योरी की तरह पढ़ाई हो रहा है। M1, M2, M3 करके क्या मान दे देंगे तो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल इसे M1 प्लस M2 कहीं रह करने का, तभी M1 प्लस M2 नहीं लिखिएगा। और 4 किलो और 5 किलो ऐसे करना करेगा तो 5 4 तो 9 लिखेंगे उस समय, तो थोड़ा जल्दी सोल्यूशन होगा। तो M3, M2 और M1 तीन ब्लॉक है, आगे फोर्स लगाया गया F। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझिए। बताना है कि बताओ इसका एक्सीलरेशन क्या है। आई दोनों रस्सी में बताओ कि टेंशन कितना है। ये बताओ कि बॉडी में एक्सीलरेशन कितना है और ये बताओ कि रस्सी में टेंशन कितना है। तो हम लोग क्या करते हैं समझते हैं कि मान लिया F वाला आगे लगाए तो बॉडी तो आगे जाएगा, ये M1 आगे जाएगा। लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि M2 और M3 M1 के पीछे नहीं जुड़ा होता तो क्या ये थोड़ा ज़्यादा एक्सीलरेशन से चलता? बोले हाँ, ये ज़्यादा तुरंत से चलता। लेकिन चूंकि M2 और M3 लगा हुआ, इसका मतलब कुछ तो रुकावट पैदा जरूर करता होगा। तो मान लीजिए वह रुकावट T1 है, मान लीजिए वह रुकावट T1 है। M2 और M3 के कारण कुछ तो यहाँ रुकावट जरूर पैदा होता होगा। अगर ये दोनों नहीं होता इसका एक्सीलरेशन थोड़ा ज़्यादा होता, लेकिन ये दोनों के होने से यहाँ कुछ तो रुकावट पैदा होता होगा। माना कि वह रुकावट T1 है, इसका मतलब यहाँ भी लगेगा T1। उसी तरह से यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि अगर ये M3 नहीं होता तो ये दोनों थोड़ा तेज चलता, ज़्यादा एक्सीलरेशन से चलता, इसका मतलब M3 भी कुछ रुकावट पैदा करता होगा। मान लो वह T2, तो यहाँ भी लग रहा होगा T2। लेकिन तीनों बड़ी तो साथ साथ चलेंगे। साथ साथ चलने का मतलब है कि तीनों का एक्सीलरेशन E। और ये हम नहीं दिखाने जा रहे हैं कि M1G, N1, M2G, N2, M3G, N3, इससे कोई लेना देना इसमें है ही नहीं, लेकिन हो रहा होगा। तो जो बल जिस पर काम कर रहा है उसको घेर लीजिए, इसको बोलते हैं हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम। जो बल जिस बॉडी पर लग रहा है उसको उसी घेरा में रखिए, इसे बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अब आगे से समीकरण लिखने का प्रयास कीजिए। आगे जा रहा बॉडी, इसका मतलब F ज़्यादा है, T1 कम है, तो लिखाएगा F माइनस T1 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। इस बॉडी के लिए लिखाएगा T1 माइनस T2 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। और इस बॉडी के लिए लिखाएगा T2 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। और ऐसे काट दीजिएगा तो F बराबर आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 और इंटू A। तो ये का मान निकल के आएगा F बटा M1 प्लस M2 प्लस M3।
जब ए का मान निकल जाएगा, जब क्वेश्चन में कुछ न्यूमेरिकली वैल्यू रहेगा तो ए का मान निकल जाएगा, और फिर ए का मान इसमें पुट कीजिएगा तो T2 निकल जाएगा। T2 और A दोनों पुट कीजिएगा इसमें तो T1 निकल जाएगा। इस तरह से एक्सीलरेशन T1 और T2 का मान निकल जाएगा। लेकिन जितना भी हम लंबा किए उतना लंबा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते नहीं इस ढंग से। देखिए दूसरा तरीका से हम लोग कैसे जल्दीबाजी में सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ लग रहा है 24 न्यूटन, इसका मास है 6 किलो, इसका मान लिया 4 किलो, इसका मान लिया 2 किलो। बताओ कि एक्सीलरेशन कितना है और टेंशन कितना है। बहुत आसान है। तो पहले ही एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। 24 बटा 6 4 10 और 2 12 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी 24 न्यूटन लगेगा तो 24 न्यूटन तो लग रहा है 12 पर ना, 12 किलोग्राम पर, 6 4 10 2 12 पर लग रहा है। तो ए का मान आ गया 2। इसका मतलब पूरा सिस्टम चल रहा है 2 के एक्सीलरेशन से। अब समझिए आप यहाँ पर कि चूंकि चलना है इसको 2 के एक्सीलरेशन से, 2 किलोग्राम के वस्तु को चलना है 2 के एक्सीलरेशन से, इसका मतलब यहाँ लग रहा है 4 न्यूटन। 2 किलोग्राम का वस्तु चल रहा है 2 के एक्सीलरेशन से, इसका मतलब यहाँ लग रहा है 4। अब यहाँ 4 तो यहाँ भी 4। एक्शन रिएक्शन। अब इसको भी चलना है 2 से, इसको चलना है 2 से आगे, इसका मतलब 4 दूनी 8, 8 न्यूटन आगे लगना चाहिए। ई नहीं, 8 न्यूटन आगे ज्यादा लगना चाहिए। पीछे चूंकि 4 लग रहा है इस पर, तो 8 और 4 12 न्यूटन। तब ना 12 में 4 घटेगा तो आगे बचेगा 8, तो 4 गुने 2 8। इसको 2 का एक्सीलरेशन आगे चाहिए, इसका मतलब 8 न्यूटन आगे की ओर लगना चाहिए। तब पीछे ही लग रहा है 4, तो आगे 12 लगेगा, तब ने कहा है कि आगे 8 लगा। 4 किलोग्राम के बॉडी को 2 का एक्सीलरेशन चाहिए, इसका मतलब 4 दूनी 8 न्यूटन बल आगे लगना चाहिए। अब 8 न्यूटन बल आगे लगना चाहिए एकदम कुल मिला करके, लेकिन इसमें पीछे ही लग रहा है 4, इसका मतलब आगे 12 लगेगा, तब आगे 8 बोला जाएगा। 12 माइनस 4 8। अब यहाँ 12 तो यहाँ भी 12, अब वहाँ अपने आप सेट कर जाएगा। आगे 24, पीछे 12, तो आगे 12 और 12 बटे 6 बराबर 2। ऐसे निकाल लेते हैं हम। तो मैक्सिमम 3 ब्लॉक तक सवाल रहता है इस ढंग का। 2 ब्लॉक तक रहेगा तो 2 ब्लॉक इसी में निकल जाएगा। ये तो 3 तक करा ही दिया हम आपको। इसी में सवाल दूसरे ढंग से ऐसे भी रह सकते हैं कि मान लीजिए 1 किलो है और ये 2 किलो और ये 3 किलो, और यहाँ लग रहा है 24 न्यूटन। तो बताइए कि सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या है। साथ ही साथ ये भी बताइए कि 3 किलो ने 2 किलो पर कितना बल लगाया। जब हम 3 किलो पर बल लगाएंगे तो 3 किलो लगाएगा 2 किलो वाला पर, और 2 किलो लगाएगा 1 किलो वाला पर। तो बताओ कि 3 किलो ने 2 किलो पर कितना बल लगाया, 2 किलो ने 1 किलो पर कितना बल लगाया, ये सब रहेगा। तो हम इस चीज़ को ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखिए तोड़ों की जगह दिखाए हम लोग कि 3 किलोग्राम के बॉडी पर आप लगाए कितना, बोले 24 न्यूटन लगाए। जब हम 3 किलोग्राम वाला पर लगाएं 24 न्यूटन, तो फिर 3 किलोग्राम वाला बॉडी लगाएगा इस पर, बोले 2 किलोग्राम वाला पर लगाएगा। तो मान लीजिए कि 3 किलोग्राम वाला बॉडी 2 किलोग्राम वाला पर जो फोर्स लगाया उसका नाम R1 है। इसका मतलब है कि यहाँ भी एक लग रहा होगा R1। अभी 2 किलोग्राम वाला बॉडी 1 किलोग्राम वाला बॉडी पर मान लीजिए कि यहाँ लगाया R2, इसका मतलब यहाँ भी लग रहा होगा R2। हमेशा कांटेक्ट के चलते जो एक्सेलरेशन होता है ना बॉडी की ओर होता है, और रस्सी के चलते जो एक्सेलरेशन होता है ना बॉडी से दूर होता है। इसके पहले वाले सवालों में आप देखे होंगे कि जब हम लोग टेंशन दिखा रहे थे तो ऐसे दिखा रहे थे, मतलब बॉडी से दूर, 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 टेंशन दिखाने का तरीका है। और जब भी नॉर्मल कांटेक्ट के थ्रू जो होता है ना एक्सेलरेशन, वो बॉडी पर दिखाया जाता है, बॉडी की ओर, बॉडी की ओर, बॉडी से दूर। बाकी तो कंसेप्ट पता ही आपको, मतलब बनाते बनाते रियाज के लिए कि तरीका पकड़ सकते हैं कि टेंशन जब भी दिखाना है तो बॉडी से दूर दिखाना होता है, और कांटेक्ट के थ्रू जब एक्सेलरेशन दिखाना है तो बॉडी की ओर दिखाना है। तो
3 किलोग्राम पर हम लगाए 24, तो ये लगाया इस पर R1, चूंकि ये लगाया इस पर R1, तीनों का भी होगा R1। ये लगाया इस पर R2, तो भी लगेगा यहाँ R2 लगा होगा। तो लेकिन चलना है तीनों को साथ साथ, क्योंकि जब भी धक्का देंगे तो तीनों चलेंगे साथ साथ। और ये बात हमेशा ध्यान रहे कि नीचे दम हमेशा स्मूथ होता है। अभी चूंकि तीनों चलेंगे साथ साथ, तो इसका एक्सीलरेशन अगर ए तो इसका भी ए, तो इसका भी ए। तो ये चूंकि आगे जा रहा है तो इसको लिखना पड़ेगा कि सिर्फ R2 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तीनों मान लिया चल रहा है ए एक्सीलरेशन से, तो R2 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ लिखाएगा R1 माइनस R2 बराबर 2a। चूंकि बड़ी उधर जा रहा है, इसका मतलब गारंटी है कि R1 का वैल्यू ज्यादा है, R2 का वैल्यू कम है। तो R1 माइनस R2 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। और चूंकि बड़ी भी आगे जा रहा है तो 24 ज्यादा होगा, तो 24 माइनस R1 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो R2 और R1 कैंसिल, 3 2 5 और 1 6, तो 6a बराबर आ जाएगा 24, तो a बराबर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब a का मान यहाँ पुट कीजिएगा तो R1 आ जाएगा, और a का मान यहाँ पुट कीजिएगा R2 आ जाएगा। a का मान यहाँ पुट करेंगे R1 आ जाएगा इस समीकरण से, और a का मान यहाँ पुट करेंगे तो R2 आ जाएगा। तो पता चल गया कि इस पर कितना लगाया था, बोले R2। ये कितना लगाया इस पर, बोले R1। तो R1 R2 का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो पूछे कि 2 किलोग्राम पर लगने वाला मेन फोर्स कितना है, बोले R1 माइनस R2। 3 किलोग्राम पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना है, बोले 24 माइनस R1। 3 किलोग्राम के बॉडी ने 2 किलो पर कितना फोर्स लगाया, बोले R1। 3 किलोग्राम पर लगने वाला कुल फोर्स क्या है, 24 माइनस R। 2 किलोग्राम पर लगने वाला मेन फोर्स रिजल्टेंट फोर्स क्या है, बोले R1 माइनस R2। 2 किलोग्राम ने 1 किलोग्राम पर कितना फोर्स लगाया, बोले I2। इस तरह का सवाल रहता है। एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लाइनेशन थीटा है और ये फिक्स है। ये मान लें M1 है और ये M2। यहाँ फोर्स लगाया गया F। तो M1 है और M2 है, यहाँ फोर्स लगाया गया F। तो निकालना है कि कितना एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है, साथ ही साथ रस्सी में कितना टेंशन है। दोनों निकालना है कि रस्सी में कितना टेंशन है और कितना एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है। सॉल्व करते हैं हम लोग अपना। तो M1 का नीचे बोले M1 जी, और इधर M1 जी cos थीटा, और इधर M1 जी sin थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन बोले तो N1 दिखा दिया नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन इस चैप्टर में नॉर्मल रिएक्शन का कोई काम अभी नहीं है, जब इसके अगले चैप्टर में आएंगे फ्रिक्शन में तो इस सबका काम आएगा। M2 का नीचे M2 जी, यहाँ M2 जी cos थीटा, और यहाँ एक M2 जी sin थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन N। एक तो क्या बॉडी के वेट के चलते जो फोर्स लगा उसको हम लोग तोड़े। चूंकि सिस्टम ऊपर जा रहा है तो यहाँ हम बताए थे बात पहले भी कि अगर E नहीं होगा ये थोड़ा स्पीड चलेगा। इसका मतलब यहाँ टेंशन लग रहा है T। जब यहाँ T तो यहाँ भी T। और टेंशन भी बता रहे थे कि टेंशन कैसे दिखाना होता है, बॉडी से दूर, इस बॉडी से दूर, इस बॉडी से दूर, ऐसे। और मान लीजिए कि चल रहा है दोनों का दोनों ए एक्सीलरेशन से, तो यहाँ से इसका कहानी इधर हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, यहाँ से कहानी इधर हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। तो इधर तो बैलेंस होगा M2 जी cos थीटा और N2, इधर ही बैलेंस होगा N1 और M1 जी cos थीटा। अब कहानी देखिए आगे का, यहाँ कौन खींच रहा है, बोले F। रोकने वाला M2 जी sin थीटा,
और माइनस टेंशन बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। m1 का देखिए तो आगे ले जाने वाला t माइनस m1 जी साइन थीटा बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। टेंशन टेंशन कैंसिल, आप यहाँ से चाहें तो एक का मान निकाल सकते हैं। उन्हें निकालिएगा तब जब डाटा रहेगा कि 2 किलो 4 किलो 20 न्यूटन ऐसे रहेगा 30 डिग्री, तो थोड़ा अच्छा लगेगा निकालने में। इस तरह से आप एक का मान निकाल सकते हैं। फिर चाहें तो एक का मान किसी में पुट कर दीजिए, इसमें या इसमें, उससे आप चाहें तो फिर टेंशन का मान निकाल सकते हैं। तो इंक्लाइन प्लेन वाले सवाल को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और ऊपर फोर्स लगाना गया, अब नीचे क्या फोर्स लगाना है तो बताएं। नीचे ये तो वस्तु को रखेंगे नहीं तो नीचे चलना शुरू कर देगा। किसी इंक्लाइन प्लेन पर किसी वस्तु को रखिएगा, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर, ये बात हमेशा ध्यान दें, ये स्मूथ है तो ऊपर चढ़ाने के लिए बल लगाना पड़ा, नीचे लाने के लिए बल थोड़े लगाना पड़ेगा। तो रखिए नहीं कि नीचे चलना शुरू करेगा। कितना से बोले जी साइन थीटा से, क्योंकि हर एक बॉडी का नीचे इधर काम करता है ना, एम जी साइन थीटा। एम तो हो गया मास और तुरंत कितना हो बोले जी साइन थीटा। तो किसी इंक्लाइन प्लेन पर किसी वस्तु को तो रखिएगा नहीं कि नीचे स्लिप होना शुरू हो जाएगा। एक्सीलरेशन से उसका मान होता है जी साइन थीटा। इसे सवाल यह है कि ऊपर बल लगाया गया है और कितना एक्सेलरेशन से ही चल रहा है। नीचे तो बल लगाने का जरूरत भी नहीं, खुद ही चलेगा और उसका तुरंत का मान होता है जी साइन थीटा। जैसे कि मान लीजिए एल लंबाई का एक रस्सी है, इसका मास m है। एल लंबाई का एक रस्सी जिसका मास m है और इधर फोर्स लगाया गया है F, इधर ही फोर्स लगाया गया है F। एल लंबाई का एक रस्सी है जिसका मास m है, रस्सी में मास है, इसका मास m है और दोनों तरफ फोर्स लगाया गया है F। क्वेश्चन है कि यहां से x डिस्टेंस पर अंदर में कितना टेंशन रस्सी महसूस कर रहा होगा, फील कर रहा होगा। रस्सी के अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं वो तो खिंचाव महसूस कर रहे होंगे। जब दोनों तरफ से फोर्स लगाया जाएगा तो रस्सी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खिंचाव महसूस करते होंगे। तो बताना यह है कि यहाँ से x डिस्टेंस पर जो जगह है वहाँ पर कितना टेंशन महसूस हो रहा होगा। हम बताते हैं कि ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए ऐसा इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि जहाँ टेंशन का मान निकालना है वहाँ से हमने वस्तु को कट कर दिया। और कट कर करके बीच में स्ट्रिंग लगा दिया, पतला स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग जिसमें कोई मास नहीं है। तो रस्सी खिंचाव महसूस करता होगा टी। यही टी का मान हमको निकालना है, यही वाला टी का मान हमको निकालना है। तो इसे हम लोग निकालते हैं। इसे मान लीजिए बॉडी क्या पूरा सिस्टम रेस्ट में है। तो देखिए से लग रहा है कि यहाँ एफ तो पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट में है। जब ये रेस्ट में है तो ऐसा थोड़े कि काट देने से बीच में लस्सी लगा देंगे तो चलना शुरू कर देगा। अभी भी रेस्ट में है, आगे फोर्स एफ पीछे फोर्स एफ। अब आप समझिए कि रेस्ट में और ये भी रेस्ट में, ई रेस्ट में, इसका मतलब है कि एफ बराबर टी है और ई रेस्ट में इसका मतलब यहाँ से भी है कि एफ बराबर टी है। तो इस तरह से ही सवाल बहुत आसान था। इसमें कहीं पूछे टेंशन तो बोलना है कि एफ ही है, कहीं से काटेंगे रेस्ट में ही रहेगा। एक्स कोई वैल्यू थोड़ी दे ले कि एक्स कहाँ है, बीच में है किनारे में, कोई वैल्यू थोड़ी दे ले, सीधे एक्स पर निकालना है। तो इस क्वेश्चन थोड़ा आसान था कि अगर कोई रस्सी में दोनों तरफ बराबर फोर्स लगे तो रस्सी के अंदर में कहीं भी पूछे तो टेंशन का मान एफ ही कहलाएगा। और इस तरीका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी टेंशन का मान निकालना है ऐसा कल्पना करना है कि वहाँ से हमने कट कर दिया और बीच में पतला सा धागा लगा दिया, आइडियल स्ट्रिंग इसको बोलते हैं, मासलेस स्ट्रिंग। और उस स्ट्रिंग में जो टेंशन पैदा हुआ वही टेंशन का मान हमको निकालना है। अब इस सवाल को थोड़ा टफ करते हैं। मान लिया कि इधर फोर्स लग रहा है F2, इधर लग रहा है F1 और क्वेश्चन कह दे कि F2 बड़ा है F1 से। F2 बड़ा है F1 से, इसका मतलब पक्का है कि अभी रेस्ट में नहीं है, अभी चल रहा है। और अब बताइए कि यहाँ से x डिस्टेंस पर टेंशन का मान क्या है। अब बताइए कि x डिस्टेंस पर यहाँ टेंशन का मान क्या है। तो कहानी वही करना है। यहाँ से हम लोग कट कर लिए, ठीक, और कट करके एक पतला सा एंड अंदर में आइडियल स्ट्रिंग जिसमें कोई वजन नहीं है ऐसा स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पर जोड़ दिए और ये पता करेंगे कि यहाँ टेंशन का मान क्या है।
कौन है? राजू। ठीक।